नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल करेंगे जहां विज्ञान की दुनिया और एक परिवार की उम्मीदें आमने सामने आ जाती हैं। ये कहानी है एक ऐतिहासिक अदालती फैसले की जिसने एक विवादास्पद मेडिकल ट्रीटमेंट पर एक बहुत ही साफ लकीर खींच दी है। और यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के इस एक बयान से। एक ऐसा फैसला जो उम्मीद और बिना सबूत वाले विज्ञान के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। तो इस पूरे मामले के असर को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे फैसले की, फिर उसके पीछे के विज्ञान की, ऑटिज्म की स्थिति पर नजर डालेंगे, अदालत के तर्क को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फैसला था क्या। तो देखिए, कोर्ट ने बहुत साफ साफ कह दिया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी के लिए स्टेम सेल थेरेपी को एक नॉर्मल इलाज की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के तहत ही आजमाया जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब अदालत इस नतीजे पर क्यों पहुंची, ये समझने के लिए हमें पहले उस विज्ञान को समझना होगा जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो ये स्टेम सेल्स आखिर हैं क्या? आप इन्हें शरीर की मास्टर सेल्स भी कह सकते हैं। ये ऐसी अनोखी कोशिकाएं हैं जिनमें किसी भी तरह की दूसरी कोशिका में बदलने की ताकत होती है और ये हमारे शरीर के अंदर एक तरह से रिपेयर सिस्टम का काम करती हैं। हाँ, पर एक बात जानना जरूरी है कि सारे स्टेम सेल एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के होते हैं। पहले हैं एम्ब्रायोनिक, जो किसी भी तरह की कोशिका बन सकते हैं। दूसरे हैं ऊतक विशिष्ट, जो सिर्फ अपने खास टिश्यू को ही बना सकते हैं, जैसे खून की कोशिकाएं। और तीसरे हैं आईपीएससीज, जिन्हें लैब में बनाया जाता है। तो फिर स्टेम सेल थेरेपी क्या है? देखिए, आइडिया ये है कि इन सेल्स की जो रिपेयरिंग पावर है उसका इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने में किया जाए। पर इसका ज़्यादातर इस्तेमाल आज भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही है। तो हमारे पास एक तरफ ये पावरफुल साइंटिफिक टूल है। अब देखते हैं कि जब इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन पर अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है। और यहीं से इस केस का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अनुमान है कि दुनिया भर में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो अनगिनत परिवारों को असरदार इलाज की तलाश करने के लिए मजबूर करता है। तो एएसडी है क्या? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो सामाजिक मेलजोल, बातचीत और व्यवहार पर असर डालती है। माना जाता है कि इसके पीछे जेनेटिक और माहौल दोनों का हाथ होता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात जो साइंस बार बार साबित कर चुका है, बचपन के टीकों का ऑटिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब हमें साइंस और कंडीशन दोनों का कॉन्टेक्स्ट पता है, तो चलिए वापस अदालत के फैसले पर चलते हैं और उसके तर्क को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो कोर्ट ने कही, सबूत कहाँ है? साइंटिफिकली ऐसा कोई भी एस्टैब्लिश प्रूफ नहीं है कि ये थेरेपी ऑटिज्म के लिए सेफ है या असरदार है। दूसरा पॉइंट था इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। कोर्ट ने कहा कि जब डॉक्टर खुद ही नहीं जानते कि इसके रिस्क और बेनिफिट क्या हैं, तो वो मरीज या उनके घरवालों से सच्ची सहमति ले ही नहीं सकते। जब फायदे नुकसान का पता ही नहीं है, तो जानकारी देकर सहमति लेना मुमकिन ही नहीं है। और तीसरा, जब ये थेरेपी साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं है, तो इसे एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की तरह देना वो अपने आप में मौजूदा मेडिकल नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो कुल मिलाके कोर्ट का तर्क ये था कि सिर्फ मरीज की सहमति किसी अनप्रूवन इलाज को सही नहीं ठहरा सकती। ये प्रैक्टिस 2019 के न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स और 2017 की नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च दोनों का उल्लंघन कर रही थी। तो ये फैसला सिर्फ एक बहस को खत्म नहीं करता, बल्कि ये भारत में मेडिकल रिसर्च और मरीजों की सुरक्षा के लिए एक नया रास्ता भी तय करता है। तो इससे बदलेगा क्या? सबसे पहले तो ये मरीजों को ऐसे अनप्रूवन ट्रीटमेंट से बचाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि सेफ्टी और असर को पहले साइंटिफिकली प्रूव करना ही होगा। और इसने सरकार को स्टेम सेल रिसर्च के लिए एक खास रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का निर्देश भी दिया है। इसका मकसद नई खोज को रोकना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि जो भी हो वो जिम्मेदारी से हो। अदालत ने तो अपनी लकीर खींच दी है, पर यह सवाल हमारे लिए छोड़ दिया है कि इलाज की इस खोज में उम्मीद और नुकसान के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ है।